आइए साइंस का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है कंटिन्यू डेली टेस्ट सीरीज सेट संख्या 16 है। आप सभी को ये सेशन प्रत्येक दिन दिया जा रहा है और जो भी टेस्ट का क्वेश्चन कराया जाएगा आप लोग ध्यान से देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एटम में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। मतलब जो न्यूट्रॉन है इसका खोज किसने किया था। तो इसमें दिया हुआ पहला का चीज जे थॉमसन और दूसरा दिया है चैडविक ने और इसमें दिया तीसरा रदरफोर्ड और चौथा दिया है न्यूटन। न्यूटन ने गति का नियम दिए थे। न्यूटन ने गति का नियम दिए थे, शीतलन का नियम दिए थे। न्यूटन का गति का नियम होता है। गति का नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। गति का नियम दिए थे। गति का 3 नियम होता है। इसमें दिए थे जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने ही क्या किए थे? न्यूट्रॉनों का खोज किए थे। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किए थे। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किए थे। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किए थे। और जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिए थे। परमाणु मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। इसमें आपसे पूछा गया है एटम में न्यूट्रॉनों खोज किसने किया था? एटम में न्यूट्रॉनों खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किए थे। और इसमें जे थॉमसन परमाणु मॉडल दिए थे। रदरफोर्ड ने क्या किए थे? नाभिक का खोज किए थे। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आप सभी को रोजगार तक यूट्यूब चैनल से जुड़े और अपने मित्रों में शेयर करें और बताएं कि डेली प्रैक्टिस सेट जैसे एसएससी, ग्रुप डी और जो भी आगामी वनडे एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। और ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है एटम में न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया था? ये किए थे जेम्स चैडविक ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 50 kg है। तो वस्तु का वेग ज्ञात करें। वस्तु का इसमें क्या करना है? वेग ज्ञात करना है। गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। इसमें कितना? गतिज ऊर्जा जो गति के कारण होता है उसे गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे गतिज ऊर्जा बोला जाता है। स्थिति के कारण जो उत्पन्न होता है उसे स्थितिज ऊर्जा बोलता है। तो इसीलिए गतिज ऊर्जा दिया है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है हाफ mv²। मतलब हुआ इसका गतिज ऊर्जा मतलब द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। तो इसमें दिया हुआ आप देखेंगे क्या चीज़ दिया है आपका? दिया गतिज ऊर्जा जो दिया है आपका कितना दिया है? गतिज ऊर्जा दिया आपका कितना? 120 जूल। 120 जूल दिया हुआ है। और इसका द्रव्यमान 15 kg है। जो इसका m दिया हुआ है द्रव्यमान कितना है? 15 kg है। 15 kg द्रव्यमान दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है? वेग ज्ञात करना है। वेग इक्वल टू वाट। वेग इक्वल टू क्या होगा? वेग का हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप देख लेंगे गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है, यहाँ पर देख लीजिए गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। तो यहाँ से गतिज ऊर्जा हो गया आपका कितना? गतिज ऊर्जा हो गया 120 हो गया। गतिज ऊर्जा इक्वल टू कितना हो गया? 120। मास कितना दिया है? 1/2 लिखेंगे। मास कितना दिया? 15 kg। मास आपका दिया कितना? 15 kg। हमको ज्ञात क्या करना है? भी वेग ज्ञात करना है। तो v इक्वल v² हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे 15 8 मर्त में कट जाएगा। 15 8 120। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? v² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर चल जाएगा या तो रूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकेंड। 4 मीटर सेकेंड हो जाएगा। 4 मीटर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है आप देख लेंगे 4 मीटर सेकेंड। इसका आंसर हो गया आपका 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर के प्रत्येक दुगुना बढ़ा दी जाती है। जो तार है बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर को प्रत्येक दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? इसमें विद्युत शक्ति आपसे पूछा जाता है। विद्युत शक्ति इक्वल टू होता है VI, विभवांतर इंटू धारा। इसमें पूछा है विद्युत शक्ति इक्वल टू होता है VI।
V इंटू आई, मतलब हो गया आपका क्या चीज़ V इंटू आई, V इंटू आई। तो ये हो गया आपका क्या चीज़ विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर इंटू आपका V आई होता है विभवांतर इंटू विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा यहाँ से हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ से हमको क्या दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है एक तार में बहती हुई विद्युत धारा विभवांतर के दोगुना, यहाँ पर क्या दिया है 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी। इसमें पूछा गया है विद्युत शक्ति क्या होगी। तो आपका विद्युत शक्ति होगी, तो इसमें पूछा गया भी आपका कितना हो जाएगा, अभी आपका भी यहाँ पर हो जाएगा कितना, बढ़ाकर कितना कर जाए 2V, भी आपको कितना कर दिया जा रहा है V1 कर दिया 2V, और यहाँ से देखिए आई आपको क्या कर दिया 2I दुगुना कर दिया जाता है, 2I कर दिया जा रहा है। तो आपका कितना हो जा रहा है दुगुना। तो यहाँ आप देखे हैं क्या होता है विभवांतर इंटू विद्युत धारा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 2V इंटू आपका कितना 2VI, तो इसमें कितना हो जाएगा 4V इंटू आई। हम जानते हैं कि पावर V इजकल टू क्या हुआ, यहाँ पर शक्ति दिया है P इजकल टू क्या होता है VI। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VI इजकल टू है आपका VI यहाँ पर दिया हुआ है, तो 4 इंटू P के जगह पर हम VI के जगह पर लिख सकते हैं P, तो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो कितना बढ़ाया जा रहा है, प्रभावित नहीं होगा, 4 गुना बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। दिया विद्युत शक्ति का VI मतलब विभवांतर गुणे विद्युत धारा, और दुगुना बढ़ा दी जाती है तो कितना कर दिया गया 2 गुना कर दिया गया है, 2 गुना आपको कर दिया गया है 2V और 2I, 2 गुना कर दी जाती है बढ़ा करके किसको विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को यहाँ पर दिया है, यहाँ से क्या करेंगे प्रत्येक को दिया है, प्रत्येक को 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2VI इंटू हो गया आपका कितना 4VI। तो VI के जगह पर हम क्या लिखेंगे VI, यहाँ से P बराबर क्या होता है VI होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4P, तो इसका कितना बढ़ जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा, इसका 4 गुना बढ़ जाएगा। आप नोट करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है एक पाइलोरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में किसको मापने में किया जाता है। जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है पाइलोरियोमीटर, इसका प्रयोग किया जाता है किस में, इसका प्रयोग किया जाता है सोलर के रेडिएशन को मापने में किया जाता है। सोलर के रेडिएशन को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, पाइलोरियोमीटर का किया जाता है प्रयोग, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है। जो चंद्रमा है उसके गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया गया है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर, मतलब जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6वां भाग होता है, 1/6वां भाग होता है। इसमें दिया चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इजकल टू मंगल के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 होता है, नहीं मंगल का नहीं होता है। ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/8 होता है, नहीं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इजकल टू मंगल के गुरुत्वाकर्षण के 1/8 होता है, नहीं। चंद्रमा का जो होता है गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये कितना होता है, पृथ्वी का ये 1/6 होता है। पृथ्वी का कितना होता है 1/6 होता है, 1/6वां भाग होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट दिया है एक आदमी 20 किलोग्राम के भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। इसके द्वारा जो किया गया कार्य क्या होगा, भूमि से उठा रहा है, भूमि से उठा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि स्थितिज से ले जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है mgh। तो यहाँ से हम देखेंगे हमको दिया क्या है, यहाँ से हम देखेंगे इसमें दिया क्या है, इसका द्रव्यमान मास दिया कितना m मास को डिनोट कर रहा है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h का है हाइट है, h का है आपका हाइट है। तो यहाँ से देखेंगे m कितना है, m इक्वल टू आपका 20 kg, और ऊंचाई कितना दिया है हाइट दिया कितना 5 मीटर, हाइट दिया है 5 मीटर, और g का मान दिया हुआ कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, g का मान दिया कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया ऊर्जा, तो यहाँ पर जूल भी हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर m का मान कितना है 20 है,
एच का मान जी का मान कितना है 10 है और एच का मान कितना है 5 है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, यहाँ से हम गुणा कर देंगे, आपका हो गया 5 50 गुणे 2, यहाँ से क्या 5 दूना 10 और डबल जीरो लगा देंगे जूल, आंसर हो जाएगा। या मात्रक से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं डायरेक्ट, इसको ज़्यादा सोचना नहीं है, मात्रक से भी पकड़ कर क्या करना है 1 से 2 सेकंड में मार देना है। चलिए आइए इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। जो सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर जो भी पृथ्वी घूम रही है ये किस बल के कारण मतलब घूम रही है, यही पूछा गया आपसे। तो इसमें दिया है चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, अनुदैर्ध्य बल। तो ये होता है क्या चीज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमती है। गुरुत्वाकर्षण सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी क्या कर रही है घूमती है वो किस बल के कारण घूमती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकिलों और कारों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रयोग से जो हम बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं साइकिल या गाड़ियों में जो बॉल बेयरिंग लगा होता है किस लिए लगा होता है, क्योंकि घर्षण को कम करता है, घर्षण को कम करने के लिए लगा होता है। इसका प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, घर्षण कम करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए। घर्षण के कारण लाभ भी है हानि भी है। लाभ है कि हम लोग घर्षण बल के कारण ही क्या करते हैं चलते हैं, या साइकिल हो गया वो भी किससे घर्षण बल के कारण चलता है। और इसमें देखिए जो बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है। पहला दिया पहिए तथा धुरी के बीच में वास्तविक क्षेत्र को बढ़ा देता है, नहीं बढ़ाता नहीं है घटा देता है। पहियों तथा धुरी के बीच में प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा देता है, नहीं। इसमें दिया है पहियों तथा धुरी के बीच में प्रभावित क्षेत्र को क्या करता है घटा देता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी होता है, सी होगा इसका आंसर। पहियों तथा धुरी के बीच में जो क्षेत्र है उसको क्या करता है घटा देता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब आइए देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथन दिया हुआ है इसमें कौन सा सही है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पहले दिए थे एंटोनियो लेवोजियर ने, इसको केमिस्ट्री का पितामह कहा जाता है। और इसमें दिया है पहला ऑप्शन किसी यौगिक के द्रव्यमान संरक्षण में ये होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ऊर्जा को नष्ट किया जाता है, ऊर्जा केवल क्या होता है एक दूसरे में रूपांतरित होता है, इसलिए इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन किसी यौगिक में तत्व के अनुपात सदैव एक समान होती है, नहीं एक समान है। तो जब किसी अभिक्रिया में गैसों के संयुक्त होती है तो वे आयतन के साधारण अनुपात में मिश्रित होता है बशर्ते कि सभी गैसों की सामान्य ताप पर हो। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान को यहाँ पर दिया है द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को ना उत्पन्न किया जाता है ना नष्ट किया जाता है। यहाँ पर दिया है द्रव्य को दिया है और क्या किया जाता है ऊर्जा को एक दूसरे में क्या किया जाता है रिमूव किया जाता है, एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सूचीवान शरीर की जो शरीर होता है हमारा शरीर क्रियात्मक प्रक्रम को, ये क्रियात्मक प्रक्रम है। और सूची 2 में कोशिकांगों के सुमिलित कीजिए और सूची को एक दूसरे से क्या करना है नीचे दिए है कूटों के प्रयोग से क्या करना है सही उत्तर को चूज करना है। इसमें दिया है सूची 1 और सूची 2, इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो आपका प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है हरित लवक होता है, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक 1 का 2, यहाँ से 1 का 2 इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। अब इसमें देखेंगे क्या दूसरा क्या दिया हुआ है राइबोसोम है, खनिज श्वसन है, खनिज का उद्ग्रहण होता है, खनिज का उद्ग्रहण होता है। तो ये खनिज का उद्ग्रहण कहाँ हो सकता है जीव द्रव कला से, जीव द्रव काला से, जीव द्रव काला से। अब इसमें दिया श्वसन, श्वसन किसके द्वारा होता है, श्वसन किससे होता है आप इसमें देख लेंगे श्वसन किसके द्वारा होता है सूत्र कणिका, सूत्र कणिका। प्रोटीन संश्लेषण किसका होता है राइबोसोम। तो आप देख लेंगे इससे मिला लेंगे 1 का 2, 1 का 2, 2 का 1, 2 का 1 दोनों में दिया हुआ है श्वसन सूत्र कणिका। और यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन संश्लेषण किससे होता है राइबोसोम के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रकाश संश्लेषण जो क्लोरोफिल होता है किसके हरित लवक होता है, खनिज उद्ग्रहण होता है किसके द्वारा जीव द्रव्य काला के द्वारा, श्वसन होता है कैसे सूत्र कणिका के द्वारा, प्रोटीन संश्लेषण कितना राइबोसोम के द्वारा, राइबोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। जो कृत्रिम उपग्रह जाता है उसका विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है।
जैसे पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, वो लेकिन क्या है, प्राकृतिक है, वो चंद्रमा होता है। आप देखिए इसमें दिया कृत्रिम उपग्रहों का, जो एक कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसके विद्युत ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है। विद्युत ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? सौर्य से होता है। सौर्य सेलों के द्वारा क्या होता है? सौर्य सेलों से क्या होता है? इसका ऊर्जा का प्राप्ति होता है, सौर्य सेलों से होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ऊष्मीय आयनन सिद्धांत। देखिए ये यूट्यूब का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। जो भी यूट्यूब पर सेट कराया जा रहा है, ये नहीं है कि बॉल का ऐसा ही मात्रा का होता है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से नहीं कराया जाएगा। सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत डैश डैश एक महत्वपूर्ण देन है। मतलब ऊष्मीय सिद्धांत जो दिया गया था ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो इसमें देखिए वैज्ञानिक का नाम लिखा गया है और इसका देखना है कि कौन क्या दिए थे। तो ये किसको बुलाता है? भारत, मतलब जो भारत के अंतरिक्ष का जनक किसको बुलाता है? अंतरिक्ष का जनक, अंतरिक्ष का जनक किसको बुलाता है? H.J. भाभा को। H.J. भाभा को बुलाया था। परमाणु ऊर्जा का जो जनक बुलाया था इन्हीं को बुलाया था। इसको क्या बुलाता है? परमाणु ऊर्जा का जनक बुलाता है। परमाणु ऊर्जा का जनक परमाणु ऊर्जा का जनक C.V. रमन ने रमन प्रभाव दिए थे। C.V. रमन ने रमन प्रभाव दिए थे। इनको 28 फरवरी 1930 ईस्वी को इनको नोबेल पुरस्कार इसी के लिए दिया गया था। C.V. रमन ने दिए थे रमन प्रभाव। और M.N. साहा ने ही दिए थे क्या? ऊष्मीय आयनन सिद्धांत। ये दिए थे ऊष्मीय आयनन सिद्धांत दिए थे। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत किसने दिए थे? M.N. साहा ने। M.N. साहा ने क्या दिए थे? ऊष्मीय आयनन सिद्धांत दिए थे। आपका ऊष्मीय आयनन सिद्धांत कौन दिए थे? M.N. साहा ने। J.C. बोस ये दिए थे क्या चीज? बेतार संचार दिए थे। बेतार संचार कौन दिए थे? संदेश दिए थे कौन? बेतार संदेश दिए थे कौन? J.C. बोस ने। इन्होंने कोस्कोग्राफी भी दिए थे। J.C. बोस ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत किसने दिया था? ये M.N. साहा ने दिए थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है लेजर। जो लेजर होता है ये एक पूर्ण प्रारूप है। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय इन स्टिमुलेटेड एमिनेशन ऑफ द रेडिएशन होता है। इसका होता है लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एंड एमिनेशन ऑफ द रेडिएशन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। यही होता है इसका क्या चीज? लेजर का फुल फॉर्म होता है। यही पूछा गया आपसे। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द क्या होता है? रेडिएशन होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रम सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु? सबसे हल्की धातु क्या होता है आपका और सबसे भारी धातु क्या होता है? दोनों पूछा गया। सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु। सबसे हल्की धातु होता है क्या चीज? लिथियम सबसे हल्की धातु होता है। और यहाँ पे होता है ओसोमियम सबसे भारी धातु होता है। सबसे भारी धातु कौन होता है? ओसोमियम होता है। सबसे भारी धातु आपका होता है क्या चीज? ओसोमियम होता है। ओसोमियम आपका सबसे भारी धातु होता है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित धातु युग्मों में से एक क्रमशः सबसे हल्की धातु कौन सा होता है? तो सबसे हल्की धातु होता है लिथियम और सबसे भारी धातु कौन सा होता है? ओसोमियम होता है। तो इसमें दिया पहला लिथियम। तो सबसे हल्की तो लिथियम होता है लेकिन पारा नहीं होता है, इसलिए कट जाएगा। सबसे भारी हल्की धातु का होता है लिथियम होता है। सबसे भारी ओसोमियम होता है। इसमें एल्युमिनियम दिया है, इसमें ओसोमियम दिया एल्युमिनियम। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। इसमें पूछा जाएगा सबसे हल्की धातु
तो सबसे हल्की धातु हो गया आपका लिथियम, सबसे भारी धातु होगा ओसोमियम। इसमें क्रमशः अगर पूछा गया तो सबसे पहले कौन बताएंगे, हमको बताना पहले सबसे हल्की, तो सबसे हल्की क्या है लिथियम, उसके बाद से होता है क्या चीज़, सबसे भारी हो गया लिथियम हो गया सबसे हल्की, और सबसे भारी हो गया ओसोमियम, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है, किस लिए, ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ट्रांसफार्मर का क्या काम है। अब यहाँ दिया एसी को डीसी में बदलता है, ये कौन करता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का क्या काम है, एसी करंट को डीसी में परिवर्तन करना कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। डीसी को एसी में बदलना ये काम है इन्वर्टर का। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी करंट को क्या करता है, एसी में बदलने का काम करता है, एसी को डीसी में बदलने का करता है रेक्टिफायर। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये करता है एसी जो वोल्टेज होता है, एसी वोल्टेज को उपचयन करके करता है, स्टेप डाउन स्टेप अप के लिए किया जाता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप, स्टेप डाउन या स्टेप अप, स्टेप डाउन और स्टेप अप करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन क्या करता है, एसी वोल्टेज का उपचयन स्टेप अप या अपचयन करता है कौन, स्टेप डाउन करता है कौन, ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज को स्टेप डाउन और स्टेप अप करता है। और वही दिया है एसी करंट डीसी को बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्षारीय भूमि में सुधार किया जा सकता है, जो मृदा होता है, जो क्षारीय भूमि होता है उसमें किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है, ये अम्लीय चूना का प्रयोग किया जाता है, क्षारीय में क्या किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है किसमें, क्षारीय भूमि को सुधार करने में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छिड़कने से मच्छरों का नियंत्रित करने में मदद होता है। जो मच्छर होते हैं जो तालाब या कुएं में होते हैं, देखते हैं कि आप गांव घर में जो भी पानी जहाँ इकट्ठा हुआ मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए इसमें छिड़काव किससे किया जाता है, क्योंकि उसके लार्वा को खत्म करने के लिए किससे किया जाता है, गेम्बूसिया फिश का दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन में तो क्या होगा, तालाबों और कुएं में एक छिड़कने वाला मच्छर को नियंत्रित किया किससे, गेम्बूसिया फिश के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैचिंग है, देखना है निम्नलिखित युग्मों से सुमिलित नहीं है। इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें से कौन एक मतलब मिला हुआ नहीं। एपीकल्चर का है सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एपीकल्चर में शहद से मतलब संबंधित शहद की मक्खी से होता है, ये एपीकल्चर हो गया, ये भी सही है। इसमें दिया सेरीकल्चर सिल्क वर्म होता है। पीसीकल्चर मछली, पीसीकल्चर किससे है, मछली से संबंधित है, मछली उत्पादन मछली से संबंधित है, ये मछली से संबंधित है, मछली से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फूल से ये भी है, लेकिन ये क्या है, गलत है, इल्ला कीड़ा का नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। इसमें पूछा गया कि नहीं है, तो क्या होगा, पीसीकल्चर किससे है, मछली से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य जल में मतलब घुलनशील होते हैं। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है। विटामिन को 2 भाग में बांटा गया है, विटामिन को 2 भाग में बांटा गया है। विटामिन को आपको 2 भाग में बांटा गया है, कौन कौन सा, एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, एक होता है जल में घुलनशील एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा आपका होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, जल में यहाँ से देखेंगे, जल में वसा में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, जल में आपका घुलनशील विटामिन होता है आपका 2 विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन, बी और सी। आप यहाँ से देखेंगे जल में घुलनशील बी तथा सी, इसको नोट कर लेंगे, बी तथा सी है। वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई तथा के। वसा में घुलनशील विटामिन हो गया
ए, डी, ई तथा के। विटामिन का खोज किसने किया था? खोज किए थे फंक ने। फंक ने, बार बार इसको रिवीजन करते रहिए, फंक ने किए थे। और विटामिन को दो भागों में बांटा गया था, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन आपका होता है कौन सा? बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन हो गया आपका बी और सी। तो वही पूछा गया आपसे, जल में घुलनशील विटामिन हो गया बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन हो गया ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के। इसलिए इसमें पूछा गया, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके आंसर खुद ही बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के। और जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन सा जल में? जल के लिए पूछा गया है, जल में। तो बी तथा सी। बी तथा सी का है जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यही पूछा ए, डी, ई, के। ई का है वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, घुलनशील है, घुलनशील है। वसा में क्या है? घुलनशील है। घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में ए, डी, ई, के। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें पूछा गया जल में घुलनशील विटामिन। चलिए, आप सभी का यहीं तक क्वेश्चन था, आप सभी का साइंस का इतना ही क्वेश्चन था। आप सभी को अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर करें, बताएं कि रोजगार तक यूट्यूब चैनल पे ये सब क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो आज तक यूट्यूब पर ये सब क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा था। ये रोजगार तक के टीम के द्वारा हर सब्जेक्ट का, मैथ हो गया, साइंस हो गया, जीके जीएस हो गया, वे प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है। देखिए, अब जीके जीएस का एक सीरीज आ रहा है, जो भी रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है सामान्य अध्ययन से संबंधित, वो सब हमारे दीपक सर कराएंगे। और मैथ का पूरा जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुआ वो आपका चंदन सर करा रहा है। आप लोग इस सेशन से जुड़े, अपने मित्रों को बताएं, यहाँ सभी क्वेश्चन का डिटेल्स एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।